नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हितेश और स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो बीएड एससीएमआर का फर्स्ट पेपर है, उसमें जो दो पार्ट हैं। पार्ट वन हमने कर लिया था एबीए का पेपर। जो सेकंड पार्ट है डिसेबिलिटी स्पेशलाइजेशन के जो ऑप्शंस है, उनमें जो एक ऑप्शन है ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी। आज इस वीडियो में वही पेपर कवर करने वाले हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, आप चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत में दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो, अच्छी बुरी। जो भी आपका सजेशन है वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हाँ जी दोस्तों, तो अब हम आ चुके हैं अपने ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी के पेपर के ऊपर। तो सबसे पहले तो वही बात, आप अपना सिलेबस खोल के बैठ जाइए। उसके टॉपिक के अनुसार अपन सिलेबस रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो जो आपका पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन टू ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, उसके अंदर पहला ही टॉपिक है ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी क्या होता है, डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप। तो दोस्तों, ओरिएंटेशन एंड जो मोबिलिटी है, इसकी हिस्ट्री वगैरह अगर आप पढ़ना चाहें तो वीडियो को पॉज करके ये पढ़ सकते हैं। बाकी जो ओरिएंटेशन है उसकी बात करते हैं। तो ओरिएंटेशन रेफर्स टू एबिलिटी टू नो वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू गो। मतलब जो भी ब्लाइंड व्यक्ति है, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी का जो भी पूरा काम होगा वो ब्लाइंड व्यक्ति के ऊपर ही चलेगा। तो ओरिएंटेशन का मतलब है उस व्यक्ति को मान लीजिए पता चल जाए, उसमें इतनी कैपेसिटी, उसमें इतनी स्किल डेवलप हो जाए कि उसको ये पता चल जाए कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। क्योंकि अंधा व्यक्ति है, देख तो सकता नहीं है, तो उसको ये पता चल जाए मैं कहाँ खड़ा हूँ और मुझे कहाँ जाना है। यही बेसिकली ओरिएंटेशन। मोबिलिटी का मतलब है मूवमेंट करने की एबिलिटी। मोबिलिटी मतलब मूवमेंट, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने सेफ तरीके से, इफ़िशिएंटली, इफ़ेक्टिवली अगर एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाता है बिना गिरे पड़े, तो वो होती है मोबिलिटी। ठीक है दोस्तों। और अब आती हैं स्किल्स ऑफ ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी के लिए। क्या क्या स्किल चाहिए ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी के लिए? तो वही है, ब्लाइंड व्यक्ति है तो जो बाकी सेंसरीज होती हैं वो अच्छी होनी चाहिए, उसको पता होनी चाहिए। स्पाटियल कॉन्सेप्ट जो होते हैं, मतलब उसका भी ज्ञान होना चाहिए, सर्चिंग स्किल्स वगैरह। इंडिपेंडेंट मूवमेंट होना चाहिए, साइटेड गाइड वगैरह हैं। ये जो कैन टेक्निक्स वगैरह, प्रोटेक्टिव टेक्निक्स, ये सब में निपुण होगा, तभी ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी जो यानी मूवमेंट कर पाएगा। अब आता है स्कोप कहाँ कहाँ है। तो जो ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी है उसके द्वारा कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में भी सहायता मिलती है, मोटर डेवलपमेंट में, सेंसरी डेवलपमेंट में। जो कुछ मान लीजिए कोई पूरी तरह ब्लाइंड नहीं है, थोड़ा बहुत विजन है, तो उसको बचाने में भी उसमें सहायता मिलती है। वुमेन गाइड टेक्निक्स होते हैं, अपर लोअर जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन की जो स्किल्स होती हैं, कुछ गिर जाए चीज़ उसको ढूंढना, ट्रेलिंग, स्क्वेयरिंग ऑफ कैन टेक्निक्स, और डायरेक्शन यूज करना, बस का यूज करना, कंपास का यूज करना, मैप का यूज करना, और डायरेक्शन फॉलो करना, रूटीन फॉलो करना। ये काफ़ी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आती हैं। ये जो टॉपिक्स हैं, यानी ये जो पॉइंट है, अगर इनको भी आप डिटेल से समझ लेते हैं तो आपका जो ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी का पूरा पेपर है वो कवर हो जाएगा। तो कुछ इसके बाद में बेसिक टर्मिनोलॉजी आ जाती है, जो सेकंड टॉपिक है ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी का। उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसमें सबसे पहले है ट्रेलिंग। ट्रेलिंग क्या है? ये बेसिकली ये है कि अपन किसी भी चीज़ के साथ 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 चलते हैं तो उसको ट्रेलिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए दीवार के साथ साथ चल रहे हैं तो उसको भी हम ट्रेलिंग कहेंगे। बेसिक यही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट वगैरह, ये आपके काम की चीज़ नहीं है। हाँ, एक मेन जो चीज़ है वो जो ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी के पेपर में बहुत ज़रूरी है आपका जानना, वो है कि क्या क्या टिप्स हैं इस जो विजुअली इम्पेयर्ड जो बच्चे होते हैं उनके साथ काम करते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले जो चीज़ है
मान लीजिए आप कोई भी प्रोफेशनल हैं, तो जो भी ब्लाइंड व्यक्ति है उसको इंट्रोडक्शन दीजिए अपना, यानी आइडेंटिफाई करिए अपने आप को। उस स्टूडेंट के नाम का यूज़ कीजिए, यानी कई बार हम ऐसे ही पुकारने लग जाते हैं, तो वो ना करके प्रॉपर स्टूडेंट का जिसको हम बुला रहे हैं उसका नाम लीजिए। यानी कहीं भी अगर उससे बात करनी है तो उसका नाम से उसके द्वारा संबोधित करें। और जो भी एक्टिविटी वगैरह होने वाली है उसको सब कुछ वर्बल रूप में बताएं। अचानक से कुछ भी अगर मान लीजिए चेंजमेंट करना है, क्लासरूम में चेंज, सीटिंग में चेंज, तो उसको बताएं। मान लीजिए आप बाहर जा रहे हैं तो भी उसको बता के जाएं, ठीक है। अगर मान लीजिए जब उसकी मतलब जो भी अगर मान लीजिए चेयर वगैरह है वो भी अगर चेंज कर रहे हैं, सीटिंग वगैरह मैंने बता दिया, तो सब कुछ उसको बताना है। यानी जो भी कुछ भी अगर छोटा सा भी चेंज होता है तो सब कुछ उसको वर्बली बताना है। कोई भी अगर एक्टिविटी करते हैं तो उसके बारे में उसको पहले से इन्फॉर्म करना है कि हम ये एक्टिविटी करने वाले हैं, इसमें ये नुकसान है, ये फ़ायदे हैं, इस प्रकार से करने हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब ध्यान में रखने वाली हैं। आप थोड़ा इनको धीरे धीरे पढ़ लें। फिर आता है ट्रेलिंग। क्या होता है ट्रेलिंग, मैंने जैसे आपको बता दिया। फिर एक टर्मिनोलॉजी आती है लैंडमार्क। लैंडमार्क वो होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, साउंड, टेम्परेचर वगैरह, ये जो परमानेंट होता है उसको कहते हैं लैंडमार्क। जो परमानेंट नहीं होते उनको कहते हैं क्ल्यू, ठीक है। ये दो तीन चीज़ समझ, क्ल्यू यानी संकेत, ठीक है, और ये परमानेंट नहीं होते। स्क्वेयरिंग ऑफ का मतलब है ओपन स्पेस को क्रॉस करने के लिए जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं। यानी एक साइड में मान लीजिए खड़ा कर देते हैं, जो कैन वगैरह होती है उसके द्वारा उसको ज़मीन को धीरे धीरे टच करते हुए स्क्वायर बनाते हुए क्रॉस करते हैं, तो उसको वहीं से स्क्वेयरिंग ऑफ हो जाता है। मतलब कैसे समझाऊँ मैं, अगर बात कीजिए मान ली कोई खुला एरिया ग्राउंड है, तो जहाँ से चलना शुरू करते हैं वहीं से जो व्यक्ति होता है, ब्लाइंड व्यक्ति होता है, अपनी छड़ी के साथ पहले छड़ी को आगे रखता है और ऐसे स्क्वायर बनाते हुए छड़ी से देखेगा कुछ बाधा तो नहीं है और फिर चलता जाता है। शोर लाइन है टच एंड ड्रैग। इसमें जो दृष्टिहीन व्यक्ति होता है, जो मतलब इसको हम ये कहते हैं कि रोड के किनारे किनारे चलता है, तो किसी भी चीज़ को किनारा पकड़ के चलता है और आर्क के रूप में, चाप के रूप में उस छड़ी को इस साइड से मतलब लेफ़्ट टू राइट घुमाता रहता है, ताकि उसके अगर वही है कुछ बाधा आए तो उसको पता चल जाए। ये हो गया शोर लाइन। फिर आता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसमें भी वही है, जो छड़ी होता है उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी चलो ये छोड़ दो, इसका ज़्यादा वो, इसमें कुछ शायद मुझे लगता है इसमें गलत लिख रखा है मैंने। अब आता है ह्यूमन साइटेड गाइड टेक्निक्स। इसमें ये है कि जो भी प्राइमरी हेल्प होती है वो ह्यूमन्स के द्वारा होता है, यानी मानव के द्वारा होते हैं। कोई गाइड होता है या फिर कुछ भी हो सकता है। ब्लाइंड व्यक्ति के साथ मान लीजिए कोई गाइड है, वो आपको गाइड कर रहा है कि आप यहाँ से गुजर रहे हैं, आगे चौड़ा रास्ता है, पतला रास्ता है, सीढ़ियाँ हैं, दरवाज़ा है, कुछ भी है, वो सब किसी चीज़ों के बारे में बता रहा है, तो वो हो गए ह्यूमन साइटेड गाइड, ठीक है। उसमें भी यही है कि जो प्रिंसिपल वो होते हैं सेम होते हैं। अगर मान लीजिए काम कर रहे हैं तो उसको नाम बताएं, उसके नाम से संबोधित करें, जो भी चेंज करना है उसको पहले वर्बली बताएं। नेक्स्ट आता है ग्रिप। द ग्रुप शुड बी, मतलब जो पकड़ना कैसे है वो है, मेन बात ये है। ह्यूमन साइटेड गाइड में अगर मान लीजिए आप गाइड हैं और जो ब्लाइंड व्यक्ति है वो साथ में चल रहा है, तो जो आप एक हाथ को मोड़ लेंगे और जो ब्लाइंड व्यक्ति है वो आपके हाथ को कोहनी के ऊपर से सी शेप में, मतलब जैसे पकड़ेगा तो ब्लाइंड व्यक्ति के हाथ की शेप सी शेप में होनी चाहिए और वो कोहनी से ऊपर से पकड़ लेगा आपकी मजबूती से हाथ को। ये हो गया। आर्म पोजीशन भी वही बता दिया। आर्म पोजीशन इस प्रकार की होनी चाहिए कि वो रिलैक्स भी रहे, पकड़ भी मजबूत हो, चलते टाइम उसके ये नहीं कि आप डिस्टर्ब हो रहे हो, उसके मतलब लगे नहीं, इस प्रकार की पोजीशनिंग होनी चाहिए। अब आता है स्टेंस। स्टेंस क्या है कि
होल्ड योर आर्म रिलैक्स एंड स्टडी एट योर सीट। द वी पर्सन आर्म इज 90 डिग्री एंगल एंड होल्ड क्लोज टू देयर साइड। ये दोस्तों उसमें सब कुछ जो मैंने टर्मिनोलॉजी बताई है लगभग सेम सी हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इसमें। वही मैंने जो अभी बताया था कि जो ब्लाइंड व्यक्ति है वो आपके हाथ को कलाई से ऊपर से पकड़ेगा, सी शेप में पकड़ेगा। नैरो एरिया स्टेंस में वही है कि वो आपके थोड़ा सा पीछे आ जाएगा। ये होगा तभी जब आप उसको वर्बल जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो देते रहेंगे कि अब अभी सीढ़ियों पे चढ़ने वाले हैं, अभी हम जो नैरो डोर आएगा, नैरो कुछ भी जगह आएगी उससे जाने वाले हैं, तो ये सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आता है डोर को कैसे क्रॉस करें, तो वही है कि सबसे पहले जब डोर आ जाता है तो सबसे पहले रुकते हैं, उसके बाद में हम दरवाजे को पहले हाथ से लेफ़्ट टू राइट टच करके बताते हैं। उसका जो हुक होता है खोलने वाला उसको बताते हैं कहाँ है, अंदर खुलेगा बाहर खुलेगा, ये ज्ञान करवाते हैं, खोलते हैं। ये सारी चीज़ें सिंपल हैं। स्टेयर्स को लेके चलते हैं तो स्टेयर्स का भी यही होता है। स्टेयर्स का सबसे पहले स्टेयर्स के पास खड़े होकर हम बताते हैं भाई स्टेयर्स ऊपर चढ़ रही हैं या नीचे जा रही हैं, स्टेयर्स कितनी चौड़ाई है, कितनी लगभग इसकी ऊंचाई होने वाली है, कितनी स्टेयर्स हैं। तो इस प्रकार सभी चीज़ों का ज्ञान वर्बली इंस्ट्रक्शन देके कराते हैं। नैरो डोर का भी वही है कि पार करते टाइम जो हमारी गाइडिंग आर्म होती है उसके हम जो ब्लाइंड व्यक्ति है उसको पीछे की तरफ लाने की और टेढ़ा होकर निकलने की सलाह देंगे, यानी इंस्ट्रक्शन देंगे कि हमारे पीछे आ जाए, क्योंकि जो डोर वगैरह हो नैरो है। फिर वही है सेम है एक्सेलेरेटर वगैरह जो रिवॉल्विंग डोर होते हैं उनका भी सेम सीन है। ज़्यादातर तो ऐसा ब्लाइंड व्यक्ति यूज़ करते नहीं हैं, बाकी अगर करते हैं तो प्रॉपर गाइडेंस वगैरह, अगर मान लीजिए एक्सेलेरेटर का यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले वही सेम चीज़ होती है कि बताएं कि ऊपर जा रही हैं या फिर सीढ़ियाँ नीचे आ रही हैं, और सब कुछ ज्ञान करवाते हैं उसको। मतलब वर्बल रूप से इतनी उसकी सेंसरी कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। बाकी आप नोट्स में पढ़ सकते हैं, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। चेयर पे बैठने का भी वही सीन है। चेयर के पास सबसे पहले खड़ा होकर बताएं भाई कितनी बड़ी चेयर है, कौन सी साइड में रखी है। आप फिर जो ब्लाइंड व्यक्ति हो उसके पास खड़ा होकर उसको टच करके देखेगा हाथ से कि कितनी बड़ी चेयर है, कहाँ क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर सीधा बैठ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा ही कार के होता है, कार के पास ले जा खड़ा कर दे, बता दे भाई ये कार है। तो फिर जो ब्लाइंड व्यक्ति है वो पहले जो डोर का हैंडल होता है उसको पकड़ेगा मैनुअली, एक हाथ से डोर खोलेगा, फिर दूसरा हाथ अंदर। वही जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है वो आप अगर एक बार सोचेंगे कि अगर मंदा हूँ तो किस प्रकार से कर सकता हूँ, वही स्टेप्स इसके होंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, बाकी ये जो आपका पूरा पहला जो यूनिट है इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है लगभग आपकी ख़त्म हो गई है। ठीक है, इसका एक ये जो बचा है ब्लाइंड फोल्ड वगैरह है, ये मैं आपको थोड़ा अभी नेक्स्ट इसमें बता देता हूँ। इसके बाद रोल्स वगैरह, सेंस का क्या रोल है, रोल्स ऑफ अदर सेंस इन ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी तो मैंने बता दिया। इंस्ट्रक्शन बेस पे काम होता है। ब्लाइंड व्यक्ति है तो उसकी सारी जो सेंसेस हैं टच करने की, सूंघने की, सुनने की, ये एक्टिव होनी चाहिए, तो इसके ऊपर भी आप बना सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है रेफरेंस टू ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी में, तो वही सारी चीज़ें हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को आराम से सिखा सकता है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करवा के उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक इंडिपेंडेंट बना सकता है। ठीक है, बाकी मैंने इसमें लगभग करवा दिया है। अब आती है यूनिट 2। तो यूनिट 2 में जो प्री कैन स्किल्स हैं उसमें अपर लोअर बॉडी प्रोटेक्शन, रूम फॉर फैमिलराइजेशन, ओरल डिस्क्रिप्शन, ओरिएंटेशन, सर्चिंग पैटर्न्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही सिंपल हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोबिलिटी टेक्निक्स की, जिसमें प्री कैन स्किल्स फॉर वीआई हम पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि साइटेड गाइड का हमने पढ़ लिया था, वॉकिंग अलोन की कुछ टेक्निक्स
थी, ट्रेलिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। कैन टेक्निक्स में आता है प्री कैन टेक्निक्स, लॉन्ग कैन कैसे यूज़ करनी है, राइट कैन क्या है व्यक्ति की हाइट वगैरह के अकॉर्डिंग, क्वालिटी फोल्डिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। वॉकिंग अलोन में ये होता है कि अगर मान लीजिए घर में तो व्यक्ति जान पहचान होती है कि घर में क्या कहाँ रखा है, अगर अननोन प्लेस पे अकेला घूम रहा है तो उसके लिए अडेप्टिव कुछ डिवाइसेज होती हैं, जैसे कैन वगैरह हो गया, और भी काफ़ी चीज़ें आती हैं, उन सब का यूज किया जाता है। अब आता है प्री कैन जो स्किल होती है, उसमें आता है अपर एंड लोअर बॉडी प्रोटेक्शन, क्योंकि अंधा व्यक्ति है वो चलेगा तो उसको नहीं पता क्या बाधा आने वाली है, तो जो अपर बॉडी पार्ट्स होते हैं, लोअर बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनकी प्रोटेक्शन बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। फिर आता है कि अपर बॉडी प्रोटेक्शन मतलब अपर बॉडी किस किस चीज़ों से टकरा सकती है। तो मान लीजिए बाहर जा रहा है तो पेड़ों की जो टहनियाँ होती हैं, घर का जो डोर होता है उससे भी ऊपर लग सकती है, जो घर में स्लैब वगैरह कुछ लगा रखी है उससे भी लग सकती है। तो इसकी टेक्निक्स क्या हैं? तो सबसे मेन तो वही है कि वर्बल जो कमांड होती है ये आदमी की मजबूत होनी चाहिए। जो ब्लाइंड व्यक्ति होता है उसकी जो सुनने की क्षमता है वो बहुत, कैचिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब दूसरी बात करें, अकेला व्यक्ति है तो क्या करे, तो इसके लिए वही है कि अपना जो सीधा हाथ या जो भी वर्किंग हैंड है, डोमिनेंट हैंड है, वो अपना आगे करे, उसे धीरे धीरे सामने लेके जाए और छुए। ठीक है, हाथ को इतना उठाए ऊपर कि बैलेंस ना बिगड़े, ज़्यादा ऊपर भी नहीं उठाना चाहिए, 90 डिग्री मतलब से 120 डिग्री के बीच में उठाए और सामने धीरे धीरे मतलब फॉरवर्ड दिशा में रखे ताकि कुछ आए तो उससे टच हो जाए। इसी प्रकार लोअर हैंड फॉर्मेशन टेक्निक में भी यही होता है कि जो नीचे चीज़ें होती हैं जैसे चेयर हो गया या नीचे कुछ चीज़ पड़ी है, टेबल वगैरह है, तो उनसे टकरा जाए, इसमें इंडिपेंडेंट होने के लिए लोअर हैंड की जो टेक्निक्स हैं वो काम में ली जाते हैं। टेक्निक्स वगैरह आप समझ सकते हैं कैसे, मान लीजिए कोई व्यक्ति है कुछ नीचे गिर जाता है तो वो कैसे उठाएगा, तो इसकी अलग अलग टेक्निक्स हैं। वो सबसे पहले नीचे बैठेगा आप, तो पहले तो अपने आसपास सर्च करेगा, फिर एक हाथ स्क्वेयरिंग ऑफ वगैरह करके, ये काफ़ी चीज़ें हैं तो इनके द्वारा वे इसको पढ़ सकते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, ये मैंने आपको बता दिया। ये ड्रॉप आर्टिकल कैसे सर्च करें, घर के अंदर के जो लैंडमार्क हैं, जो परमानेंट चीज़ें हैं, उनको कैसे क्रॉस करें, ये भी बहुत ही आसान है। स्क्वेयरिंग ऑफ की हम बात कर चुके हैं। ओरल डिस्क्रिप्शन वगैरह ये छोड़ दो। फिर आता है बिल्डिंग मैप रीडिंग स्किल। तो रेड मैप रीडिंग वैसे तो जो है आपको पता है कि देख के होता है, ऐसे नहीं होता है, बट आप आजकल काफ़ी टेक्नोलॉजी इन्हेंस हो गई है, ऐसे भी ऐप वगैरह आने लग गए हैं जिनको जो ब्लाइंड व्यक्ति होते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह में इधर उधर मोबिलिटी में सहायता करती हैं। और इस प्रकार के मैप भी आ गए हैं, जो मैग्निफिकेशन मैप होते हैं वो वीआई व्यक्ति यूज कर सकते हैं। आगे है दोस्तों प्री कैन टेक्निक्स। प्री कैन टेक्निक्स में भी यही आता है कि पहले तो यही बात कर लेते हैं कि जो कैंस होती हैं वो किस चीज़ की बनी होती हैं, तो वो किसी भी हो सकती हैं यार, आजकल तो बांस की, लकड़ी की, पीवीसी की, प्लास्टिक की, एल्युमिनियम की, या फिर जो अफोर्ड नहीं कर पाते वो जो पेड़ वगैरह होते हैं उनकी जो लकड़ी होती है उससे भी जो टहनियाँ होती हैं एक्चुअली उनको भी कैन बना के यूज करते हैं। तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आपको ये सब पता है और आप कर सकते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ कैन। तो कैन दो प्रकार की होती हैं, स्पोर्ट कैन और प्रोबिंग कैन। स्पोर्ट कैन शरीर को स्थिरता प्रदान करती हैं। प्रोबिंग कैन जो हैं ये थोड़ी बड़ी होती हैं और आने वाली बाधाओं का ज्ञान करवा देती हैं।
ठीक है। ये एल्यूमिनियम और ग्रेफाइट की बनी होती है, बाकी आप पढ़ सकते हैं। स्ट्रेट कैन होती हैं, ये सीधी होती हैं। ऐसे तो काफ़ी कैन होती हैं, 4 आर्म कैन, क्वाड कैन। क्वाड मतलब जिसमें नीचे 4 पायदान से या फिर 4 क्या बोलूँ मैं उनको, 4 जो स्पोर्ट लगी होती हैं वो क्वाड कैन होती है। ट्राईपोड में 3 नीचे जो स्पोर्ट लगी होती हैं वो ट्राईपोड हो गया, ठीक है। एडजस्टेबल को मतलब छोटी बड़ी कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये फिर ये सिला है। अब एक स्पोर्ट कैन में क्या क्या होना चाहिए, उसके कुछ रिकमेंडेशंस देने रखे हैं, जैसे कि हल्की होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, टिप होनी चाहिए, चिकनी टिप होनी चाहिए ताकि सरफेस पे आराम से चल सके। पार्ट क्या क्या होते हैं, पार्ट वही होते हैं, नीचे वाला बॉटम हो गया, बीच का सॉफ्ट हो गया, ग्रिप पकड़ने वाला हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैन्स की टिप जो होती हैं वो कौन कौन सी आती हैं। इसमें पेंसिल टिप, रोलर टिप, ये अलग अलग तरह की आती हैं। इतना में भी आपसे कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। तो राइट कैन की कैसे निर्धारण करें कि ये आदमी के लिए सही है, तो वही है, आदमी की हाइट देखते हैं, कितनी हाइट है, पकड़ने में कंफर्टेबल है नहीं है, आसानी से सरफेस पे रोल हो रही है नहीं हो रही, हल्की है नहीं है, ये सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। फिर आता है स्पेशल कंसीडरेशन फॉर वीआई पर्सन इन स्किल ट्रेनिंग। स्पेशल कंसीडरेशन का मतलब ये है कि क्या क्या चीज़ें जो है ध्यान में रखनी चाहिए। तो बिगिनिंग टू लर्न में ट्रेन जब शुरू करते हैं तो विभिन्न प्रकार की जो कमांड्स होती हैं उनको मतलब वही है इंस्ट्रक्शन समझ फॉलो करना चाहिए, और उस चीज़ में कंसंट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंधा व्यक्ति है, बाकी इन्वायरमेंट की आवाज़ें भी होती है, इंस्ट्रक्शन भी होती है, उस चीज़ के लिए ध्यान बहुत एकाग्रचित होना चाहिए। कैन की मूवमेंट किस तरह से होगी, क्या है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, ठीक है। और पोस्चर वगैरह ये सारी चीज़ें, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन वगैरह तो होना ही चाहिए। अब आ जाते हैं कैन की टेक्निक्स क्या हैं, कैन यूज़ करते टाइम क्या क्या टेक्निक्स आती हैं। तो उनमें मेन है 3 टच टेक्निक, टच एंड ड्रैग, डायगोनल। टच का मतलब है वही है कि अपने कमर कंधे पैरों की एक दिशा में रखते हुए, वही है एक दिशा में ही होते हैं, ये तो लिखने में थोड़ा वो है। सबसे पहले एक हाथ से कैन का ग्रिप बनाते हुए अपने शरीर के सामने रखे, यानी टच करता हुआ। मान लीजिए आपके हाथ में कैन है, उसको आपने अच्छे से होल्ड कर रखा है, तो सबसे पहले कैन को जितना आप बैलेंस ना बिगड़े इतनी दूरी पे आप कैन रखें, उसको थोड़ा बहुत इस साइड मतलब थोड़ा रोल करें, उसको देखें कि कुछ आगे है या नहीं है, और अगर बिल्कुल क्लियर है तो चल पड़े, बस यही है। और टर्निंग के लिए दोस्तों ये होता है कि अगर आपको टर्न करना है तो सबसे पहले जो नॉर्मल पोजीशन है उसके अंदर आपको खड़ा होना पड़ेगा, उसके बाद 90 डिग्री पे घूमो, और फिर जो नॉर्मल पोजीशन में हम चलते हैं वहीं से वापस स्टार्ट कर देते हैं। अब आती है टच एंड ड्रैग टेक्निक। ये प्रोसेस वही है, अगर टच टेक्निक आ गई तो उसमें ये है कि इसमें टच करते हैं, आर्क बना बना के देखते हैं, वही है इसमें भी घुमा घुमा के देखते हैं, उसमें सीधा टच करते हुए देखते हैं कि है या नहीं, इसमें लेफ़्ट टू राइट घुमाते हैं हम। डायगोनल में इस लेफ़्ट टू राइट तो घुमाएंगे, बट ये है कि मान लीजिए जो आपको पता है डायगोनल कैसे बनता है, उस प्रकार से कैन को आगे सर्चिंग टेक्निक यूज करते हुए उस प्रकार से घुमाएंगे डायगोनली, दोनों तरफ से डायगोनल बनाते हुए। अब आता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कैसे करें। तो सबसे पहले बात यह है कि अंधा व्यक्ति है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना इजी नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करने के लिए उसको बेहतर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई कहाँ से साधन आते हैं, कहाँ नहीं आते, बस स्टैंड कहाँ है, बस की साउंड कैसी है, किस प्रकार से कौन सी बस है, उसको इंस्ट्रक्शन जो मान लीजिए काफ़ी बस स्टैंड पे ये टाइम चलता रहता है कि भाई इतनी देर में ये बस आने वाली है, बस नंबर ये है, या फिर टैक्सी बुक करना आना चाहिए। मोबाइल ऐप में भी आजकल ये आता है कि फ़ोन जो ब्लाइंड व्यक्ति वो चला लेते हैं
तो ज़्यादा बड़ा दिक्कत नहीं आती। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक और सुविधाएं सरकार ने काफ़ी सुविधाएं दे रखी हैं वैसे तो। एक ये भी है कि आगे आप आगे बैठिए ताकि आपको उतरने में कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। टैक्सी वगैरह बुला सके तो ये तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। फिर है कि ब्लाइंड पर्सन की हेल्प कैसे करें। तो दोस्तों सबसे बड़ी ज़्यादा बात है नहीं। ब्लाइंड पर्सन की हेल्प करने के लिए सबसे पहले उससे पूछिए कि आपको क्या हेल्प की ज़रूरत है। अगर आपको वो कहे कि हाँ मुझे हेल्प चाहिए तो हेल्प उतनी ही दे जितनी उसको हेल्प चाहिए। मतलब उसको बेचारे वाली फीलिंग ना दें, उसकी हेल्प करें। उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए जो मैंने सबसे पहले बताई थी कि उसको नाम से बुलाएं, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं, उससे जो भी काम करने वाले हैं उसको पहले वर्बली बताएं। यानी बेसिक जो एडिक्वेट्स थे वो पता होने चाहिए। ठीक है, ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन द वर्ल्ड ऑफ वीआई पर्सन। अब कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आजकल आ गई हैं। तो क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हैं, इसमें कुछ ऐसी डिवाइस भी हैं जिनको टच करके चलता है, कुछ ऐसी डिवाइस हैं जो बोलती हैं। तो सबसे पहली है लेज़र कैन। लेज़र कैन क्या है, इसमें लेज़र किरणें निकलती हैं जो आगे बढ़ने वाली, इसमें मतलब एक सेंसर लगे होते हैं जो आगे कुछ भी आ जाता है तो सिग्नल देने लग जाती हैं, जिससे आप जो मनुष्य होता है, ब्लाइंड व्यक्ति होता है, उसको पता चल जाता है हाँ भाई कुछ गड़बड़ है। फिर आती हैं सोनिक मोबिलिटी डिवाइस। ये डिवाइस भी वही है, इसके हेड के ऊपर मतलब जो होता है इस बैंड का टाइप लग जाता है, इसमें वही अल्ट्रासोनिक जो रेज हैं वो निकलती हैं। इसमें अलग अलग रिंगटोन होती हैं जो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बजती है। मान लीजिए कम डिस्टेंस पे ये रिंगटोन बनेगी, मतलब ये ब्लाइंड व्यक्ति को पहले ही याद करवा दिया जाता है। हैंड हेल्ड मोबाइल डिवाइस में एक हाथ पे एक ऐसा, जैसे आजकल वॉच आती हैं, घड़ी आती हैं, बैंड जो आते हैं, वैसा कुछ बांध दिया जाता है। तो अगर कुछ भी मान लीजिए अज्ञान होता है तो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, उसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। फिर आता है जीपीएस। तो आपको पता है कि गूगल में आजकल ऐसा है कि जो जीपीएस होता है उसमें एक देवी जी बोलती रहती हैं कि इतने कदम बाद में मुड़िए, इतनी दूर चलने के बाद इधर मुड़िए। तो वो भी एक टेक्नोलॉजी ही है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। बाकी आप ये सारी चीज़ें पढ़ चुके होंगे। फिर है टेक्टाइल मैप्स एंड ग्राफिक्स। तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं क्योंकि ये बहुत कम यूज में आती हैं चीज़ें। फिर ये चीज़ें भी आपके काम की नहीं हैं। लास्ट में जो एक चीज़ बचती है वो आपको मैं अभी करवा देता हूँ, जो आपका बचता है ब्लाइंड फोल्ड, वो अभी मैं करवा देता हूँ। ब्लाइंड फोल्ड का मतलब ये है, ब्लाइंड फोल्ड का मतलब मेन तो यही होता है, आपने बचपन में गेम खेला होगा कि जो आँखों के ऊपर बांधते हैं और फिर एक दूसरे को सर्च करते हैं, वही है ब्लाइंड फोल्ड। ब्लाइंड फोल्ड होता क्या है कि कपड़े की बनी पट्टी होती है जिसे सिर मतलब आँखों पे बांध दिया जाता है, यानी आँखें बंद करना या दृष्टि रोक दी जाती है। फिर जो ब्लाइंड व्यक्ति बनने का रोल किया जाता है, फिर सारी चीज़ों को महसूस किया जाता है कि कैसे ब्लाइंड व्यक्ति चल सकता है, कैसे कमरे में क्या कर सकता है, अपने घर की काम कैसे कर सकता है। तो ये ब्लाइंड फोल्ड बेसिकली होता यही है कि आँखों की जो देखने की उसको बंद कर देना, बांध देना आँखों को, बात ये है। तो इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं ब्लाइंड फोल्ड, जिसको नींद नहीं आती, स्लीप मास में, विभिन्न प्रकार के जो खेल होते हैं इनमें भी जो ब्लाइंड व्यक्ति होती हैं इस प्रकार की सीखने में जो प्रोफेशनल होते हैं यानी ट्रेनिंग देने के लिए भी ये काम में लाया जाता है। बाकी जादूगर वगैरह ये चीज़ों में इनमें भी ये काम में आता रहता है। तो बाकी ये ट्रेनिंग वगैरह आप पढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी जो लास्ट है ट्रेनिंग इन इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स, जिसमें सेल्फ केयर, गेट पोस्चर, पर्सनल ग्रूमिंग, ईटिंग स्किल्स, एडिक्वेट
और आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉइन्स, करेंसी, बेसिक सिग्नेचर राइटिंग, ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं। ये जो पहली है सेल्फ केयर वगैरह, पर्सनल ग्रूमिंग वगैरह, ये आप पढ़ चुके हैं तो इनको बताने की आपको ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपने बीएड में, अगर बीएड आप सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दे रहे हैं और मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको, मुझे उम्मीद है, ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होंगी। कॉइन करेंसी वगैरह का कुछ ऐसा होता है कि आप इनको गूगल कर सकते हैं, क्योंकि हर जो प्रत्येक जो नोट होता है, सिक्का होता है, उसके ऊपर ब्रेल लिपि में भी लिखा होता है। किसी भी जो अलग, मान लीजिए 50 का नोट है, 100 का नोट है, 500 का, 2000 का नोट है, तो उसमें कई भाषाओं में लिखा होता है। जो नंबर होता है, वैल्यू होती है, वो कई भाषाओं में लिखी होती है और अलग अलग साइन होते हैं कि भाई 100 के नोट में ये चिन्ह है, 200 के नोट में ये है। तो ब्लाइंड व्यक्ति उसको टच करके, मेन है टच करके ही बता सकता है। उसके लिए एडिक्वेट, पर्याप्त ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। तो मेरी तरफ से दोस्तों आपका जो ये सिलेबस था ये रिवाइज मैंने करवा दिया है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ आने वाला है नहीं। वीडियो अगर आपको दोस्तों पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और अपना कीमती सुझाव कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसी लगी। अच्छी लगी तो अच्छी बताइए, बुरी लगी तो बुरी लगी, ठीक ठाक लगी तो ठीक ठाक बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ज्ञान सिर्फ बांटने से ही बढ़ता है। बाकी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अगली वीडियो तक बाय बाय, टेक केयर।